ये कहानी घोर संघर्ष से आगे निकलकर अटूट साहस की है। ये कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसे लोग नापसंद करके भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो गरीबी के जंजाल से निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश का एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। जी हाँ, ये कहानी चाय से शुरू होता है और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाला देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी तक जा पहुंची है। ये आगे कहाँ तक जाएगी, कहाँ जाके रुकेगी, इनका जाना कहाँ निश्चित है, ये कोई नहीं जानता। जी हाँ, आपका अंदाज़ा सही है। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोग को पता होगा साथियों कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावी और सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के मेहसाना जिला का वडनगर गांव में 17 सितंबर 1950 ईस्वी को एक गरीब परिवार के यहाँ होता है। उनका माँ का नाम हीराबेन मोदी है और उनका पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है। उनका पिता के नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी होने के वजह से ही उनका नाम जो है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी रखा गया है। मैं बता दूं कि हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के कुल 6 बच्चे हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी कुल 6 भाई बहन होते हैं। 6 भाई बहन में से जो नरेंद्र मोदी हैं वो तीसरे नंबर पे आते हैं और नरेंद्र मोदी बचपन से ही बहुत मेहनती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे माता पिता हैं वो बहुत गरीब हैं, हमारे जो परिवार है वो बहुत गरीब है। उनका पिताजी वाडनगर रेलवे स्टेशन में चाय का छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे और उनकी माता जो है घर चलाने के लिए दूसरे के यहाँ काम करने के लिए जाया करती थी। इनके पिताजी जब भी रेलवे स्टेशन चाय बेचने के लिए जाते थे तो ये भी अपने पिता के मदद के लिए जाते थे और अपना पिता का मदद किया करते थे। ट्रेन के डब्बे में जाकर चाय बेचा करते थे और जब बहुत सारे लोगों से इनका बोलचाल होता था चाय बेचने के दौरान, इसलिए इनका हिंदी भाषा में पकड़ भी बहुत अच्छा हो गया था। मैं बताना चाहूँगा कि देश के प्रति इनका बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार था, क्योंकि जब भी ट्रेन आती थी तो कोई भी डब्बा में चाय बेचने के लिए जाते या ना जाते, लेकिन जिस डब्बे में सेना बैठे होते थे उस डब्बे में ये बहुत उत्सुकता से जाया सेना को चाय पिलाया करते थे। मैं बताना चाहूँगा कि 1962 ईस्वी में जब भारत और चाइना के साथ युद्ध हुआ था तो उस समय भारतीय सेना को ये जाके जमकर चाय पिलाए थे वहाँ पे वाडनगर रेलवे स्टेशन में। चाय बेचने के साथ साथ ये स्कूल भी जाया करते थे। अपना बचपन का पढ़ाई वाडनगर स्कूल से ही किया करते थे। कहा जाता है कि इनका जेब खाली होने के बावजूद भी इनका दिमाग और दिल जो है वो हिम्मत से हमेशा भरा होता था। बताया जाता है कि इनके स्कूल के पास एक झील हुआ करते थे जहाँ पे नरेंद्र मोदी अक्सर खेलने के लिए जाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि वो झील के बगल में एक मगरमच्छ का बच्चा पड़ा हुआ था। ये बहुत बहादुरी के साथ उस मगरमच्छ के बच्चे को अपने घर उठा के ले आए, लेकिन जब इनका माँ समझाई तो माँ के समझाने के बाद वो मगरमच्छ के बच्चा को वापस पुनः वो झील के पास छोड़कर आ गए। नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद से प्रेरित थे, उनको अपना आइडियल माना करते थे। जब भी उनको समय मिलता तो नरेंद्र मोदी जो है वो स्वामी विवेकानंद का बुक पढ़ा करते थे और उनको बचपन से ही देश का इतिहास जानने का बहुत उत्सुकता होती थी, बहुत उसमें वो च्वाइस रखते थे। वो लाइब्रेरी जाया करते थे, पुराने अखबार पेपर को लाइब्रेरी का जो मास्टर होता था उससे मांगा करते थे और पुराने अखबार पढ़ के वो देश के बारे में जानते थे कि देश में कौन सी घटना घटी थी, से घटी थी, और देश के बारे में हमेशा जानने की उत्सुकता उनके जो मन में है वो हमेशा होता था। जब वो 8 साल के उम्र में थे और 8 साल के उम्र में वो अपने स्कूल जाया करते थे तो उनका जो हिंदी का टीचर है उनका नाम था चंद्रकांत देव, और चंद्रकांत देव सर हैं वो हमेशा आरएसएस की बात करते थे और आरएसएस के बात सुन के वो जो है उनका क्या हुआ था कि आरएसएस में जुड़ने का मन करने लगा था। एक दिन क्या हुआ कि वाडनगर गाँव में जो है वो आरएसएस का सभा होने वाला था और जिनका मुख्य वक्ता के रूप में वहाँ का एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लक्ष्मण राव ईमानदार साहब, जिन्हें वकील साहब के नाम से भी जाना करते थे। और जब ये संबोधन किए आरएसएस के मामला में तो इनका विचारधारा से नरेंद्र मोदी बहुत प्रभावित हुए। उसी समय से भारत और चीन के साथ युद्ध छिड़ गया।
जिसमें से भारत के बहुत बुरी तरीक़ा से हार हुआ। और बुरी तरीक़ा से जब हार हुआ तो नरेंद्र मोदी बहुत निराश हुए और उसी समय वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए सोचे। तो उस समय ना उनका आर्मी ज्वाइन करने का कद काठी था, ना उम्र हुआ था। तो उस समय क्या किए कि वो तत्काल समय में एनसीसी ज्वाइन कर लिए और एनसीसी में भी वो जमकर अपना परफॉर्मेंस दिखाए। फिर क्या हुआ कि 13 साल के उम्र में उनका शादी फिक्स कर दिया गया और 17 साल के उम्र में उनका यशोदाबेन चंदन लाल के साथ 1967 ईस्वी में क्या हुआ कि उनका शादी कर दिया गया। शादी करने के बाद कुछ दिन बाद वो क्या किए कि अपना पारिवारिक जीवन त्याग देना चाहे। उनको लगा कि हमें देश सेवा करना है और हम परिवार के साथ रह के ये मोह माया के जीवन के साथ अपने बीवी बच्चा के साथ शायद देश का सेवा अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। और 1967 ईस्वी में बहुत कम उम्र में क्या किए कि वो पारिवारिक जीवन जो है त्याग दिए। पारिवारिक जीवन त्यागने के बाद अपना नाम जो है वो अनिकेत रख लिए, जिसका अर्थ के बारे में बात करें तो इनका जो अर्थ है वो है अनिकेत, जिसका कोई घर नहीं। अनिकेत का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई घर नहीं। उसके साथ हम बात करेंगे कि जब वो घर से निकले तो जिन्हें अपना गुरु मानते थे स्वामी विवेकानंद, उनसे दीक्षा लेने के लिए रामकृष्ण मिशन का दीक्षा लेने के लिए वो मठ चले गए। लेकिन उनको वहाँ पे रामकृष्ण मिशन का दीक्षा नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया साथियों क्योंकि रामकृष्ण मिशन का दीक्षा लेने के लिए ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी होता था और इनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी, जिसके लिए उन्हें दीक्षा नहीं मिला। जब इनको दीक्षा नहीं मिला तो ये नाराज हो गए। घूमने के लिए एक योजना बनाई और लगभग पूरी उत्तरी पूर्वी भारत को इन्होंने घूमा। पहले कोलकाता गए, कोलकाता से अल्मोड़ा गए, अल्मोड़ा से केदारनाथ, केदारनाथ से दिल्ली, राजस्थान, राजकोट, गुजरात और फिर 1969 ईस्वी में फिर एक बार क्या है कि अपना घर अपना गांव वापस लौट आए वडनगर। जब वडनगर वापस लौटे तो घर का स्थिति तो देखे तो बहुत ख़राब था, क्योंकि एक तो ये घर से निकल गए थे, दूसरी गरीबी, तो इसके लिए घर में बहुत सिचुएशन ख़राब था। लेकिन ये घर का फिक्र नहीं किए और पुनः फिर घर से बाहर निकल गए और अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद में इनका मामा भी चाय का दुकान लगाया करते थे और अपना मामा के साथ ये चाय का दुकान में काम करने लगे। काम करने के साथ साथ ये आरएसएस का हेड क्वार्टर में आना जाना शुरू कर दिया। जब हेड क्वार्टर में आना जाना शुरू किया तो वहाँ फिर उनको एक बार फिर से लक्ष्मण राव इनामदार साहब मिल गए और लक्ष्मण राव इनामदार साहब जब इनको मिले तो इनका आरएसएस में बहुत ज़्यादा वहाँ पे सहयोग भी किए। इनका रहने खाने का व्यवस्था, आरएसएस में कैसे ज्वाइन होना है, क्या रूल रेगुलेशन है, ये सारा उनका जो है लक्ष्मण राव ईमानदार साहब के आने की वकील साहब के नेतृत्व में हुआ। इनका जो आरएसएस में ज्वाइन है वो 18 साल के उम्र में 1971 ईस्वी में हुआ और इनका एक आरएसएस के साथ नई जिंदगी का शुरुआत हुआ। आरएसएस का प्रचारक के रूप में ये काम करने लगे और आरएसएस के बहुत सारे विषयों पर ये पूरे गुजरात में काम किए। और जब गुजरात में काम करने लगे तो बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों के दुख सुख जाने, गरीबों का दुख दर्द समझने लगे और इसी तरह क्या है कि लोगों से, देश के लोगों से, गुजरात के लोगों से जुड़ने लगे। उनके बाद इनका अच्छा परफॉर्मेंस के वजह से, अच्छा मेहनत के वजह से बहुत इनसे लोग आरएसएस के प्रभावित हुए और इनको रीजनल ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। फिर कुछ समय इनको सूरत में भी काम करने का मौका मिला, बड़ौदा में भी काम करने का मौका मिला। कुछ दिनों के बाद इन्हें दिल्ली के ब्रांच में भेज दिया गया। जब ये दिल्ली के ब्रांच में भेजा गया तो वहाँ भी ये बहुत सारा काम किए और काम करने के साथ साथ एक पुस्तक भी लिखे। इस पुस्तक का नाम था संघर्ष माँ गुजरात। 1980 के ईस्वी में इन्होंने गुजरात के यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर के साथ ग्रेजुएशन भी क्वालिफाई किया। और जब इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा आरएसएस में तो 1985 ईस्वी में क्या हुआ कि आरएसएस के द्वारा बीजेपी को इन्हें सौंप दिया गया कि हमारे में बहुत अच्छे से काम किया भाई, अब शायद तुम ले लो, ये देश में कुछ अच्छा कर सके। और जब 1985 ईस्वी में ये बीजेपी को ज्वाइन किए तो बीजेपी में बहुत अच्छे ढंग से काम करने लगे और काम करने के बाद इन 1987 ईस्वी में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में सेलेक्ट कर लिया गया। और जब सेलेक्ट किया गया तो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में काम भी करने लगे तो बहुत सारे ऊंचे लीडर के साथ
साथ इनका बातचीत होने लगा, इनका एक बहुत बड़ा ओहदा होने लगा, तो सीनियर लीडर भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और प्रभावित होने के साथ इनसे जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इनका जो क्लोजअप है वो बढ़ गया, उनके नेतृत्व में काम करने लगे और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ये बहुत कुछ सीखे भी। और अभी भी पता चलता है अटल बिहारी वाजपेयी की बात हमेशा किया करते हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश पे ये चलते हैं और लगता है कि अभी भी जो अटल बिहारी वाजपेयी का कुछ गुण है वो इनमें ज़रूर है। फिर 1990 की ईस्वी में क्या है कि इनको बीजेपी का नेशनल इलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया गया और नेशनल इलेक्शन कमेटी का जो है वो ये वहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस अपना किए और शानदार परफॉर्मेंस करने के वजह से ही 1990 ईस्वी में ये लाल कृष्ण आडवाणी का भव्य रथ यात्रा का भी आयोजन किया और बहुत सारा मेहनत भी किया। यही सब कारण है कि 1995 ईस्वी में जो बीजेपी है वो फुल मेजोरिटी के साथ गुजरात में अपना सरकार भी बनाई थी। मैं बताना चाहूँगा साथियों कि अपना टैलेंट के वजह से ये जो नरेंद्र मोदी हैं 1998 ईस्वी में बीजेपी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी बन गए। उसके बाद 2001 ईस्वी में क्या हुआ कि गुजरात में जो सीएम थे वो तत्कालिक समय में उनका नाम था केशुभाई पटेल, और जब केशुभाई पटेल वहाँ के उस समय का सीएम थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब होने लगा। जब ख़राब होने लगा तो बीजेपी का परफॉर्मेंस गुजरात में बहुत ख़राब हो गई और ख़राब होने के वजह से जो बीजेपी पार्टी है वो सोच में पड़ गई कि यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री हैं कि इनको बनाया जाए जो अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो उस समय निखर के आए थे नरेंद्र मोदी को वहाँ का जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन जैसे कि मुख्यमंत्री बना ही वैसे ही वहाँ 2002 ईस्वी में गोधरा कांड हो गया और गोधरा कांड होने के वजह से नरेंद्र मोदी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। विपक्ष के दल वाले लोग उन पर बहुत तरह के ब्लेम भी लगाए, बहुत कुछ सुनने को मिला। उनको गोधरा कांड को मोदी कांड के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी के समय में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें क्लीन चिट भी दे दी है बीजेपी पार्टी को भी और नरेंद्र मोदी को भी।